नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज अपने एक चैनल में। हम सब उपस्थित हैं आज एक विशेष चर्चा के साथ में। आज हमारे साथ में हमारे खास मेहमान के रूप में अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते इस समाज को मार्गदर्शन देने वाले ऐसे श्रीमान रवि जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। तो आज हम सब एक जो पूरा भारत अमृत महोत्सव जो मना रहा है, उस अमृत महोत्सव के संदर्भ में आज विशेष बातचीत आदरणीय रवि जी के साथ में रहेगी और उस पर आपके भी क्या मत हैं, आप इसको हमारे लिए कमेंट में संलग्न कर बता सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे खास अमृत महोत्सव के बारे में। ये अमृत महोत्सव है क्या, अमृत महोत्सव को लेकर आपकी क्या राय है, इन सारी राय को आज हम जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। प्रारंभ करते हैं अमृत महोत्सव से संबंधित कुछ चीज़ें। तो मैंने कुछ बिंदु लिए हैं, उन बिंदुओं से संबंधित मैं डिस्कस करूंगा। तो उनमें सबसे पहले है कि भारत में जो अमृत महोत्सव मना है, उस अमृत महोत्सव में क्या बदला है, इस अमृत महोत्सव पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस आज़ादी का ये 75वां अमृत महोत्सव, हम सभी जानते हैं कि हमको आज़ाद हुए आज 75 वर्ष है। कहीं ना कहीं अब तक जो एक धारणा थी, किसी एक विद्यार्थी से जब पूछते थे कि 15 अगस्त क्या है, तो बोलता था कि 15 अगस्त माने हर्षोल्लास का दिवस है, देश स्वतंत्र हुआ था। या फिर अगर बहुत छोटे स्तर से हम देखते हैं, निचले स्तर से देखते हैं, तो ये सुनने को मिलता है कि गाँव में या वैसे स्थान पे कि बूंदी बंटने का कार्यक्रम है या वो है। मगर इस अमृत महोत्सव में हम सभी देखेंगे तो देखने को मिला है कि चाहे शहर हो, चाहे गली हो, गांव हो, मोहल्ला हो, या कोई दूर दस्त रहता हुआ हमारा व्यक्ति हो, हम सभी को यह ज्ञात होगा कि दुबई के सबसे बड़े मॉल में हमारे भारतीय व्यक्तियों द्वारा वहां पर अमृत महोत्सव मनाया गया। और ऐसे ही नहीं मनाया गया, बड़ी भव्यता से, नृत्य के साथ, उत्साह के साथ मनाया गया। तो आज़ादी का ये 75वां वर्ष जो हम सभी इसके साक्षी हैं। मेरा सौभाग्य है, आपका भी सौभाग्य है कि हम सभी इसके साक्षी हैं कि हम अपनी इन्हीं आंखों से, जीवंत आंखों से इनको देख रहे हैं। तो बदलाव मात्र इतना है, और बदलाव बहुत बड़ा है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी मजहब का हो, यदि उसके हाथ में तिरंगा पहुंचा है, उसके हाथ में यदि हमारे देश का झंडा पहुंचा है, तो उसके मुख से एक ही आवाज़ आई है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और मैं मानता हूँ कि एकता और अखंडता के सूत्रों में परोने के लिए इससे बड़ा कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता कि सब एक दिशा में चले, एक ध्वज के साथ में चले। ये बहुत बड़ी बात है एकता के लिए। बहुत सुंदर बताया कि तिरंगा एक अपनी एकता, यूनिटी को संदर्भित करता है, संकल्पित करता है, विश्व को दिखा रहा है कि हम वास्तव में आंतरिक रूप से भी एक हैं, एकता के साथ में इस भारतवर्ष को देख रहे हैं। ऐसा कई सारे उदाहरणों के माध्यम से बताया आपने, बहुत अच्छा। अगर हम बात करें अखंड भारत की कल्पना के निमित्त, आप अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को 14 अगस्त को मनाते हैं। 14 अगस्त को ही विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में सरकार मना रही है, उसको लेकर आपका क्या मत है? क्या अखंड भारत संकल्पना एक सही राह में चल रही है? क्या इसका कोई परिणाम भविष्य में देखने को मिल सकता है? इससे निमित्त आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ एक छोटी सी बात कही गई है किसी दोहे के माध्यम से, वो है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रष्टि आवत जात है सिर पर पड़त निशान। यदि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी मनोस्थिति ऐसी बना लेगा कि भारत पुनः अखंड होना चाहिए, तो मैं मानता हूँ कि यह स्वाभाविक है। हम किसी प्रार्थना को सामूहिक रूप से करते हैं तो उसका प्रभाव एक ब्रह्मांड में गूंजता है, ब्रह्मांड में उसका प्रभाव बनता है और वो कार्य सिद्ध होता है। हम सभी जानते हैं कि पहले कभी कहा जाता था कि धारा 370 कभी हट नहीं सकती, मगर यहाँ पर राष्ट्रवाद की जब बढ़ोतरी होती है तो हमें देखने को मिलता है कि ये कार्यक्रम भी होते हैं। रही बात अखंड भारत की, तो परिकल्पना मात्र नहीं है, हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं। आपके इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। हम सभी अगर देखते होंगे इतिहास के पन्नों को, जो हम पलट के देखेंगे तो सुनने को हमें, पढ़ने को हमें मिलेगा कि भारत जो आज का भारत है, वर्तमान भारत है, वो प्राचीन भारत का एक 24वां अंग है। आप सोचिए कि हम यदि भाई भाई में बंटवारा होता है, यदि 4 बीघा जमीन है तो 2-2 बीघा अगर किसी को ऐसे कर दी जाए, तो उसमें से एक भाई को 1 बीघा दी जाए
एक को 3 बीघा दी जाए और कहा जाए कि आपको आज़ादी मिल गई, आपको बंटवारा मिल गया। बहुत लोगों की क्योंकि मात्र भारत एक ऐसा देश नहीं है, भारत वो भारत है जो कभी विश्व को प्रेरणा देने का कार्य करता था, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, व्यापार सिखाने का काम जो भारत ने किया। और इस देश ने विश्व को ज्ञान, तेज, आयुर्वेद, बहुत सारी कलाएं यहाँ से निकली। आज हम सभी जानते हैं कुंफू कराटे जिसको जानते हैं, वो भारत की प्राचीन कला है। तो ऐसे बहुत सारी कलाएं भारत की हैं। रही बात अखंड भारत की, तो भारत का ये 24वां हिस्सा सामान्यतः हम यदि देखते हैं तो देखते हैं कि अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत से अलग हो गए। आज संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका अपने संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करने में लगा है। हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में केवल युद्ध इतना सा चल रहा है कि उनको एक होना है, उनको यूएसएसआर बनाना है। हम सभी जानते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो अपना यूएनए बना रहे हैं। तो बहुत सारी बड़ी इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, मगर हम तो उस भारत की बात कर रहे हैं जो कभी हमारा था, हम उसको लेने की बात कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इस देश का युवा जागरूक होगा, चाहे वो हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, कुछ भी होगा। इस देश में अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग होने चाहिए। इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग जब खड़े होंगे तो भारत पुनः अखंड भारत बनेगा। जी, आपने इस विचार को एक विस्तृत रूप से रखा। अगर बात की जाए कि हमारी जो संकल्पना अखंड भारत संकल्प दिवस को लेकर है, विभीषका स्मृति दिवस को लेकर है, क्या वास्तव में आपको लगता है कि हमारा भारत पुनः अखंड भारत बनेगा? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक छोटी सी बात है और एक मंत्र के माध्यम से हम सभी जानते हैं कि एक मंत्र है, कहा जाता है कि वो संघ शक्ति कलयुगे। तो संघ शक्ति कलयुगे क्या है? संघ शक्ति कलयुगे माने ये नहीं है कि इसमें आरएसएस की शक्ति है या संगठन की शक्ति है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो संगठन की शक्ति। भारत का, मैंने अभी भी पहले भी कहा था, मैं फिर भी कह रहा हूँ, भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म, किसी भी मजहब से आता होगा, यदि भारत के लिए सोचेगा, भारत के हित में सोचेगा। चूँकि देखिए, अधिक पढ़ा लिखा आदमी हमें चाहिए, मगर उसके साथ में संस्कार चाहिए। अगर हम सभी देखते होंगे कि अधिक पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर होके अफजल गुरु बन सकता है, और सीए होके याकूब मेनन बन सकता है, और सॉफ्टवेयर का जानकार होके बुरहान वानी बन सकता है, एक बहुत बड़ा पैसे वाला होके ओसामा बिन लादेन बन सकता है। यदि भारत का नागरिक संस्कारित होके भारत के लिए सोचेगा, भारत के हित में सोचेगा, और ये सोचेगा कि जो हमसे छिन गया है, अटल जी ने कभी कहा था कि जो पाया उसका हर्ष न करे, जो खोया उसका ध्यान करे। तो यही बात है कि हम उस भारत की ओर अग्रदूत रहेंगे जो कभी हमारा था, और उसको पुनः प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और इस दिशा में यदि हम काम करेंगे तो मैं मानता हूं कि संपूर्ण शक्ति संगठित होकर यदि इस कार्य के लिए लगेगी तो हम उस ध्येय पत्र को प्राप्त भी करेंगे जिसको हम लेके चले। जी, अटल जी की कविता के माध्यम से आपने इसको संदर्भित किया। उन्होंने गारो से गिलगित पर्वत तक हम आज़ादी पर मनाएंगे, ऐसा भी कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट किया था। और वास्तविकता के रूप में एक संकल्पना जगी। यदि हम थोड़ी सी बात करें, अभी ताइवान और चीन के मध्य विवादास्पद स्थिति उत्पन्न है, तो यदि हम उसके भूतकाल में जाएं तो ताइवान एक चीन का हिस्सा था। तो उसको लेकर ताइवान खुद को एक संप्रभु शक्तिशाली देश बताता है कि हमें चीन से कोई साझा नहीं करना, हमें चीन के साथ में नहीं मिलना। तो हमारे द्वारा जो भारत के टुकड़े हैं, नेपाल में बटा, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, म्यांमार, बांग्लादेश, तो क्या वो अपने आप को संप्रभुताशाली देश बताते हुए भविष्य में कभी भारत से मिलने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब एक छोटी सी बात समझने की आवश्यकता है। यदि हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस भारत की बात करनी चाहिए जब भारत अखंड भारत था। और इस अखंड भारत को अखंड भारत बनाने का जो कार्य जिन्होंने किया था, ऐसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम सभी जानते हैं।
इतिहास के पन्ने हमें बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट जब थे, उनके समय में ईरान से इराक और इंडोनेशिया, कंबोडिया और इधर ये हांगकांग, सिंगापुर, ये तमाम देश भारत में ही थे। एक छोटा सा हम सभी कभी न कभी एक वो पढ़ते होंगे कि रत्नाकरा ध्रुवपदाम हिमालय कीटनीम ब्रह्मराज सतनाट्यम वंदे भारत माता। तो ऐसी भारत माता की जो परिकल्पना है उसको सिद्ध करने के लिए यदि मैं मानता हूँ कि उस चंद्रगुप्त की दिग्विजयों का अनुसरण करते हुए हम चलेंगे तो चाइना ये वो, देखिए विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हैं अगर उनके हम विनाश की ओर देखेंगे तो बहुत सारे तथ्य हमको मिलेंगे। उन तथ्यों पे कभी बाद में बैठेंगे हम, तो एक अलग विषय रहेगा वो। मगर चाइना की जो नीतियां हैं वो विस्तारवादी है। चाइना तो हमारे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, चाइना अपने नक्शे में हमारे यहाँ के बरेली को भी दिखाता है। तो चाइना की नीतियाँ अलग हैं। यदि हम उस पर चर्चा करेंगे तो हो सकता है बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, क्योंकि और देखिए चाइना के लोगों में एक राष्ट्रवाद की जो अलग है ना, 1962 के युद्ध में वहाँ भूखमरी थी। आपको पता होगा कि पर डे वहाँ की अगर कुछ कटिंग अगर अखबार की देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि 1962 का जो युद्ध हुआ था इसमें चाइना ने हमसे कुछ हिस्सा हमारा छीन लिया कश्मीर के उससे। तो उस समय वहाँ भूखमरी थी और भूखमरी के समय में पर डे वहाँ पे 5000 से लेके 8000 तक बच्चे व्यक्ति कुपोषण के शिकार होते थे। मगर चाइना ने अपने आप को प्रबुद्धशाली बनाया, संपन्नशाली बनाया, और ये बना कैसे? राष्ट्रवाद की अलग जगह। जो देश अपने हित के बारे में नहीं सोचता है, जो देश अपना चिंतन करना खत्म कर देता है, उसका अस्तित्व इस दुनिया से मिट जाता है। बिल्कुल। तो वास्तविकता के रूप में देखा जाए तो चाइना को जापान ने पहले कैप्चर कर रखा था, उसने हमला किया और फिर उसने खुद को अपना संप्रभुशाली देश बनाया। तो कहीं ना कहीं हमको भी थोड़ा समझ में आता है कि हम भी उसके प्रति थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे, अग्रसर होने की श्रेणी में कहीं ना कहीं खड़े होंगे। अब एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूँगा। अभी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 वचन नागरिकों के लिए प्रेषित किए, तो उन वचनों से लेकर आपकी क्या संकल्पना है, क्या आपकी राय है? क्या उनका कुछ अपने भारतवासियों पर असर पड़ेगा? क्या उन वचनों को लेकर कुछ परिवर्तन समाज में देखने को मिलेगा? ऐसी संकल्पना के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी ने यदि 5 वचन लिए हैं तो मैं मानता हूं कि वो 5 वचन केवल एक बात निमित्त, बात मात्र तो नहीं होंगे। वो वचन होंगे जो भारत को वैभवशाली, संपन्नशाली, गौरवशाली भारत बनाने में समर्थ है। अगर 5 वचनों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो विकासशील बने, ऐसा यानी विकसित भारत का लक्ष्य। और ये अभी जो हमने बात छेड़ी थी कि 1962 के युद्ध के बाद में चाइना ने अपने आप को विकासशील बनाया, उसने घर घर में छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से, हमारे यहाँ यदि प्रधानमंत्री कह देते हैं ना कि ये काम करना चाहिए तो लोग कहते हैं अच्छा हम पढ़े लिखे, हम पकौड़े तलेंगे। अरे सामान्य सी बात है, आप मत तलिए पकौड़े, मगर छोटी सी बात समझिए, आज जो पकौड़े तलता है वो दिन में अगर उसकी अच्छी खासी दुकान चलती है, वो खुद का मालिक है, वो नौकर नहीं है, वो अपना खुद का मालिक है। तो ये बात थोड़ी अलग है। तो चाइना से इस चीज़ में सोचना चाहिए कि हम छोटे छोटे कामों के माध्यम से कितना बड़ा काम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, प्रत्येक घर तक का काम कैसे दे सकते हैं। क्योंकि नौकरियां इत्यादि अगर हम देखेंगे तो परसेंट बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अभी एक आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि अगले आने वाले वर्ष में हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। तो विकसित भारत का एक लक्ष्य बनना चाहिए, ये पहला उद्देश्य है। और 5वें मैं मानता हूँ कि 5वें में नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार यानी मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य उसका पालन करना चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं उनका पालन यदि हम करेंगे, कि अनुशासित रहेंगे, देश के प्रति हम द्वेष भावना नहीं करेंगे, ऐसा सब कुछ है। तो हम एक बात मैं कहूँगा, स्वामी विवेकानंद जी ने जो कही थी, यदि आने वाले 50 वर्षों तक राष्ट्र को अपना देवता मान के चलेंगे ना तो बहुत बड़ी एक शक्तिशाली, एक समृद्धशाली ताकत के साथ में हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे जो प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं। और लक्ष्य लेना मात्र प्रधानमंत्री जी ने ले लिया लक्ष्य वो नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारा प्रथम नागरिक है और हमको
उस ध्येय को समझना भी पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इससे हमें क्या, इससे भारत को क्या। रही बात ये कि यहाँ पे कभी कहा गया ना कि भारत को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मनोस्थिति ऐसी होती है कि अरे प्रधानमंत्री ने वचन लिए हैं, तो प्रधानमंत्री ने वचन नहीं लिए हैं। यदि हम अंतर्मन से सोचते हैं कि वो जो वचन लिए गए वो हम सबके लिए ही, क्योंकि देश के प्रथम नागरिक हैं। आज हम सब लोगों ने एक विशेष चर्चा अखंड भारत संकल्प दिवस को लेकर की और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एक विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखा गया। इसमें 75 का एक विशेष आंकड़ा देखने को मिला। 75 जो संख्या थी, क्योंकि आज हम इस 15 अगस्त 2022 को अपने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के नाते विभिन्न योजनाओं को हर घर तिरंगा के माध्यम से हमने एक संदेश दिया। तो इस संदेश, इस योजना, इस भव्यता के साथ में चीज़ों को देखने को मिली और वास्तविकता के रूप में एक राष्ट्रभक्ति की अलग जगह, इसके लिए प्रत्येक नागरिक को एक देशभक्ति की अंतर्गत भावनाएं उत्पन्न हो, इसका एक प्रयास किया गया। आज खास बातचीत में आदरणीय रवि सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे साथ में आप उपस्थित हुए और भविष्य में भी आपके साथ में ऐसे राष्ट्रभक्ति चीज़ों को लेकर एक राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भावनाओं से संदर्भित कुछ बातों को हम लेकर आते रहेंगे, बीच बीच में मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। आप सभी के लिए स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी मधुर मधुर शुभकामनाएं। आप भी हर घर तिरंगा इस के साक्षी बनकर देश को मजबूत, सबल और सुदृढ़ बनाने में सहयोग किया। इसके लिए आप वास्तविकता के रूप में एक देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने वाले एक सच्चे नागरिक की आपने संकल्पना प्रदान की है। इसके लिए आप भी धन्यवाद के स्वयं में पात्र हैं। सादर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। छोटी सी बात कहना चाहूँगा मैं कि अभी जो हमने तिरंगा अपने घरों में लहराया है और वो तिरंगा कभी झुकने ना पाए। वो कभी तिरंगा हमें नालियों में, बाजारों में, गलियों में गिरा हुआ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो तिरंगे का जो रंग है, वो तिरंगा जो है, उसका जो भाव है, वो केवल ये नहीं कि वो एक कपड़ा है जी। कभी कहा गया है कि खौलता हुआ रगों में राणावास शिवाजी वाला, खौलता हुआ रगों में राणावास शिवाजी वाला, लहू का उबाल कभी रुकने ना पाएगा, पन्ना धाय हाड़ी रानी का ये बलिदान, देश कुर्बानी में कलेजा दुखने ना पाएगा, शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने ना पाएगा और 125 करोड़ देशवासियों के दिल में लहराता लाला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी इस कविता के माध्यम से आपको संदेश दिया है कि इस तिरंगा जो हमने अपनी छत पर लगाया है, उसका सम्मान, आन बान शान हमारी तीनों है, तो उसका एक पूरा सम्मान श्रद्धा के साथ में रखेंगे, उस तिरंगा को कभी झुकने नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ में बोली भारत माता की जय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।